कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के इलेक्शन की तारीफ हो रही है। भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, वहां पे मुसलसल इलेक्शन जारी होते हैं। मैं जिसका खुद फैन हूं। उसकी डिप्लोमेटिक पावर, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमी जो होती है आखिर में आके सबसे अहम फैक्टर वही हो जाता है। 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, $37 बिलियन से ज्यादा का। 200 इंडियन कंपनीज दे आर देयर। वो चाहे तो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे क्वाड में। चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहेगा और रशिया से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदेंगे। सो ऑल द पावर्स। अगर पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते तो क्या वो हमारी हेल्थ में, एजुकेशन में, मतलब ये डेवलपमेंट में ना करते? देखिए वो लोग ना कई बार डस खा खा के ना तंग आ चुके हैं। सही बात ये है। एलन मस्क प्रेजेस इंडिया फॉर काउंटिंग 640 मिलियन वोट्स इन अ डे, और उन्होंने साथ ही कंपैरिजन भी किया कि कैलिफोर्निया में जो वोटिंग है वो तातुल का शिकार है। सर, ये बताइएगा कि क्या ये, वैसे तो हम ये कहते रहे कि इंडिया का इलेक्शन एक दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो है वो तारीफ हो रही है उसे इलेक्शन की और उनके सिस्टम की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इलान मस्क साहब से कि भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन देखें यहाँ अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज एक दूसरे के साथ जो है वो सिंक नहीं है। हर स्टेट के अपने लॉज हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के इलेक्शन की तारीफ हो रही है, वहां की वोटिंग की, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक दमादम मस्त कलंदर शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो सियासत का इतना फर्क है, दो नेबर्स हैं लेकिन दोनों दो अलग उस पे डायरेक्शंस पे खड़े हैं। कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए वहां पे तो अभी भी बहुत सारी आना जाना, डॉक्टर जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं इटली, और वहां पर भी उनके कितने मोदी साहब अभी कहाँ कहाँ फिर कर आए, कोई मसला ही नहीं, इतने बड़े इलेक्शन हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम बिल्कुल देख रहे हैं इलेक्शन अभी जारी तक है। अभी तक इलेक्शन मसला है। इलेक्शन जारी है। भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, वहां पे मुसलसल इलेक्शन जारी होते हैं। मैं जिसका खुद फैन हूं, क्योंकि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मुसलसल जो है उस पर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम चल रहा है। उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुसलसल हर वक्त लेने की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। लेकिन आज के मैं हालात आपके सामने रखना चाहता हूं। पारा चिनार के अंदर खून की होली खेली जा रही है। 80 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है। कभी कहा जाता है कि शिया सुन्नी फसाद है, कभी कहा जाता है वहां जमीन के झगड़े हैं जो कि 1947 से है, 16 कनाल जमीन। तो फिर यह सवाल किया जाता है कि आप दुनिया से पीछे क्यों हैं? आप पत्थर के जमाने के लोग क्यों बन चुके हैं? दूसरी साइड आपने खुद कहा कि डॉक्टर जयशंकर साहब इटली चले गए इस G7 की मीटिंग में। उससे एक मिनट पहले चले, नरेंद्र मोदी साहब नाइजीरिया का बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप किया, उसके बाद वो गयाना गए, और उसके बाद ब्राजील गए G20 की मीटिंग में। नाइजीरिया क्यों गए थे वहां? अब जरा बच्चे आपके, क्योंकि गूगल तो करते नहीं है सारा दिन, करने की सलाहियत नहीं रखते ना, इंग्लिश जानते हैं ना लिख सकते, उर्दू में ट्वीट करना होता है। 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, $37 बिलियन से ज्यादा का। 200 इंडियन कंपनीज दे आर देयर। और दूसरा, जिस खास मकसद के लिए मोदी साहब वहां पे गए थे, रशिया सबसे बड़ा सप्लायर था अफ्रीका के अंदर अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब से यूक्रेन की वार है, वो एक वैक्यूम आ चुका था, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए गए हैं। वहां जाकर उन्होंने तेजस बेचेंगे वहां, और उसके बाद दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे इस वक्त। बल्कि सबसे बड़ी बात है, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रोडक्ट इस वक्त भारत बेचने की कोशिश कर रहा है, वो उनका दूसरा सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसको वो पिनियाका कहा जाता है जी। डबल, वो उनके बैरल्स बने होते हैं ट्रकों के ऊपर मोबाइल, और उसके आर्मीनिया और फ्रांस पहले ही खरीद रहा है, और ये दूसरी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो गए गयाना के अंदर। तो हमारे बच्चे तो इस कहते हैं ना, अकल बंद है, मुल्क बंद है, इस साइड पे जाना नहीं उन्होंने। लेकिन गयाना के अंदर तेल निकला है, पिछले एक साल के अंदर उनकी जीडीपी डबल हो चुकी है। लेकिन उस तेल के साथ एक इशू भी उनको आया है। 7 कंट्री का बॉर्डर लगता है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला के साथ उनका वहां लैंड का झगड़ा है, क्योंकि वो तेल निकला है तो वेनेजुएला कहता है कि वो तेल वाला इलाका हमारा है। उनके आपस में इशू है इस वक्त। उनको यूके जो है, क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी, दे आर सपोर्टिंग देम। दोनों कंट्री ब्रिटिश कॉलोनी थे, और भारत और पाकिस्तान भी ब्रिटिश कॉलोनी। एक तो ये सिमिलैरिटी, दूसरा गयाना की 40% जो पॉपुलेशन है वो भारतीय 18वीं सदी से। आज भी उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम मेरा ख्याल आसफ अली है, मुसलमान है। तो जब उनका झगड़ा वेनेजुएला से चल रहा है, तो इस वक्त राइट टाइम था टू गो देयर एंड सेल योर डिफेंस प्रोजेक्ट्स। वहां पे तेजस पिनियाका बेचेंगे और अपने दूसरी प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। हाँ, और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जब आप हालते जंग में हैं, एक सूबा दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है, तो भारत में
उन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया और वो हाइपरसोनिक मिसाइल का क्लब है जिसमें सिर्फ 4 या 5 कंट्री हैं पूरी दुनिया में। नाउ इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्लब एज वेल। और इससे वो उस कंट्री में जिसमें उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। आपके पास मेरा ख्याल है जो आपके हालात है आपके कंट्री में तो 5 भी हो सकता है ना हो कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो आपको पता है जो आपके हालात है, जो क्योंकि आप जिहाद आपकी डेस्टिनेशन है। ये लफ्ज कई बार डॉक्टर जयशंकर से सुना होगा कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। ना हम इनके कैंप में होना चाहते हैं, ना उनके कैंप में, ना वेस्ट के कैंप में, ना चाइना के कैंप में, ना डेमोक्रेसीज के कैंप में, ना अथॉरिटेरियन स्टेट्स के कैंप में। हम एक अपना ही कैंप बनाना चाहते हैं। ये उनके खुद के अल्फाज हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, यानी वो चाहे तो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे क्वाड में, चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहेगा और रशिया से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदेंगे। सो ऑल द पावर्स के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और इसके लिए दे नीड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर वो किसी के कैंप में चले जाते हैं, किसी के एलाई बन जाते हैं, जैसा कि नेटो ज्वाइन किया या कोई दूसरी ट्रीटी, तो दे लूज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये कहते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हिफाजत करें, दैट इज द गोल। अगर आप उससे पहले कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी और नेहरूवियन आइडियोलॉजी को सोचे तो उनका अभी गोल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही थी और वो कहते थे हम नॉन अलाइंड है। तो आजकल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हम मल्टी अलाइंड है, हम किसी एक के साथ नहीं है, हम सब के साथ है। ये है इनका नारा। तो ये जो सॉवरेंटी यानी खुद की आजादी अपनी टेरिटरी में मेंटेन करना, उसको अगर आप फॉरेन पॉलिसी में लेकर आ जाए तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बन जाती है। तो जो सरकार जो कोशिशें कर रही है इंडिया की कि कभी रशिया से तेल ले रहा है, कभी अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, फिर चाइना पे पहले ट्रेड बैन्स लगाए, फिर उसके बाद वो निकाल दिया, तो चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने भारत के इलेक्शंस की तारीफ करते हुए बोला कि भारत इतनी एफिशिएंट और इतनी रिसोर्सफुल कंट्री है कि वो 614 मिलियन वोट्स मात्र एक दिन में काउंट कर लेते हैं और ये सलाहियत अभी अमेरिका के पास भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हाल ही में इलेक्शन हुए और अभी तक वहाँ पर काउंटिंग चल रही है। इसको लेकर एलोन मस्क ने बोला कि भारत एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही पावरफुल डेमोक्रेसी है, इसी वजह से भारत इतनी एफिशिएंटली इलेक्शन करवाता रहता है और पूरे साल वहाँ इलेक्शन चलते रहते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां अमेरिका जैसा मुल्क भी भारत की डेमोक्रेसी और उनकी तारीफें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो चुका है शिया और सुन्नी के बीच, जहां पर रोज कई जाने जा रही हैं और सिविल वॉर का हालात पैदा हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दुनिया हमारी तरफ देख भी नहीं रही, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है और आने वाले समय में हमारे लिए जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी होने वाली है। और उसका रीज़न ये है कि इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के टूटने का भी खतरा है और साथ ही साथ उनको ये भी डर लगा रहता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखकर कहीं भारत हम पर आक्रमण न कर दे।